है गाइस, दिस इज़ मस्तान खान, निम्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर। तो हमारी चल रही थी यूनिट नंबर 5 इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हमने देखा था इम्यूनिटी का डेफिनेशन और इम्यूनिटी के टाइप, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। तो आज का हमारा सेकंड पार्ट है यूनिट नंबर 5 का कोल्ड चेन एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोल्ड चेन क्या होती है और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है। कोल्ड चेन मतलब जैसे किसी वैक्सीन हो गया या टीका हो गया, उनको एक मतलब वातानुकूलित टेम्परेचर, मतलब उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर देकर जिस टेम्परेचर में वो अपना मतलब इफेक्टिवनेस शो कर सके। ऐसे नहीं है कि अगर हम उसको कम टेम्परेचर, अगर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो उसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है, मतलब उसकी प्रभावकारी जो उसका होता है ना। जैसे कोविड वैक्सीन था, कोविड वैक्सीन को हम क्या रख रहे थे, कोल्ड टेम्परेचर के अंदर रख रहे थे। कोल्ड टेम्परेचर में क्यों रख रहे थे, क्योंकि जैसे ही वो टेम्परेचर के अंदर आता है तो क्या बोलता है उसको, जो उसकी जो इफेक्टिवनेस, मतलब जो उसकी शक्ति होती है वो क्या खत्म हो जाती है। इसी प्रकार हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि कोल्ड चेन क्या होता है और कोल्ड चेन में जो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज में आते हैं, और कोल्ड चेन में जो सप्लायर बॉक्सेज होते हैं, जैसे कोल्ड रूम्स होता है, डीप फ्रीजर होता है, स्मॉल फ्रीजर होता है, वो क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल्ड चेन का इंट्रोडक्शन। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द एक्चुअल इम्यूनाइजेशन साइट इज कॉल्ड कोल्ड चेन। कोल्ड चेन मतलब स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। स्टोरेज मतलब उसको स्टोर करके रखना, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। किसको, वैक्सीन को। एट लो टेम्परेचर, किसमें, लो टेम्परेचर के अंदर, मतलब कोल्ड टेम्परेचर के अंदर। फ्रॉम मैन्युफैक्चर मतलब जहाँ पर उसका निर्माण हुआ है वहाँ से लेकर जो एक्चुअल इम्यूनाइजेशन, मतलब एक तो जहाँ से उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, और इम्यूनाइजेशन साइट मतलब जहाँ जिस पेशेंट के या जिस होस्ट के टीका लग रहा है वहाँ तक उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बनाए रखना या स्टोरेज करना या ट्रांसपोर्ट करना क्या हो गया अपना कोल्ड चेन। अब देखते हैं कि कोल्ड चेन क्या होती है। वैक्सीन मस्ट बी स्टोरेज अंडर कोल्ड कंडीशन बिकॉज कोल्ड स्टोरेज बिकम लेस इन्फेक्टिव। अब क्या होता है, वैक्सीन को क्या करते हैं हम अंडर कोल्ड कंडीशन, वैक्सीन को क्या करते हैं हम कोल्ड कंडीशन के अंदर रखते हैं। अब वैक्सीन को कोल्ड कंडीशन के अंदर ही क्यों रखते हैं, क्योंकि जो उसकी कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है उसका इफेक्टिवनेस लेस होता है, इसलिए हम उसको इन्फेक्टिव जो होता है उसका लेस करने के लिए हम क्या करते हैं उसको कोल्ड कंडीशन में रखते हैं। अब जो वैक्सीन मस्ट बी स्टोरेज इन कोल्ड पार्ट, वैक्सीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो कोल्ड कंडीशन में रखे जाते हैं, कौन कौन से हो गए हमारे, एक तो टाइफाइड हो गया, एक डीपीटी हो गया, एक टिटनेस हो गया और एक बीसीजी हो गया। जो क्या रखे जाते हैं, स्टोरेज रखे जाते हैं 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक कोल्ड कंडीशन के अंदर रखे जाते हैं। कोल्ड कंडीशन मतलब फ्रीजर के अंदर रखे जाते हैं या फिर अपना रेफ्रिजरेटर उसके अंदर रखे जाते हैं। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि कोल्ड चेन के में कौन कौन से इक्विपमेंट काम में आते हैं और जो सप्लायर बॉक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा कोल्ड रूम सबसे बड़ा सप्लायर होता है। कोल्ड रूम क्या होता है, जो अपने पूरे स्टेट के अंदर 6 से 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन अप टू 3 to 4 मंथ। इसमें क्या करते हैं हम कोल्ड रूम्स के अंदर वैक्सीन को स्टोरेज कर रख सकते हैं, कितने दिनों के लिए, 3 से 4 महीनों के लिए। एंड डिस्ट्रीब्यूट 7 to 8 डिस्ट्रिक्ट, ये क्या किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब इसके बाद हम देखते हैं डीप फ्रीजर क्या होता है। डीप फ्रीजर मतलब डीप फ्रीजर की क्वांटिटी होती है 300 लीटर, मतलब 300 लीटर इसकी क्वांटिटी मतलब कैपेसिटी होती है। अब सबसे पहले देखते हैं कि डीप फ्रीजर क्या होता है। सप्लाई टू ऑल वैक्सीन स्टोरेज मोस्टली ओपीवी एमएमआर वैक्सीन, ये क्या करता है, सप्लाई सभी वैक्सीन को करता है, स्टोरेज करता है सभी वैक्सीन को। मोस्टली कौन कौन सी हो गई मेरे, ओरल पोलियो वैक्सीन और एमएमआर हो गया मिजलिस मील रूबेला वैक्सीन। तो डीप फ्रीजर किसके लिए किया जाता है, सप्लाई ऑल वैक्सीन सप्लाई की जाती है। स्टोरेज किस किस को मोस्टली रखा जाता है, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन और एमएमआर मिजलिस मील रूबेला को। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कैपेसिटी ऑफ डीप फ्रीजर आर 300 लीटर। ये देखो इसकी 300 लीटर इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है स्टोरेज करने की। इसके बाद में हम देखते हैं डीप फ्रीजर हो गया, तो अब आएगा हमारा स्मॉल फ्रीजर।
तो स्मॉल डीप फ्रीजर क्या होता है, सप्लाई टू ऑल वैक्सीन आर स्टोरेज इन पीएच लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ दिस लीटर, मतलब अपने डीप फ्रीजर की कैपेसिटी कितनी थी 300 लीटर, लेकिन स्मॉल डीप फ्रीजर होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है 140 लीटर होती है। ये क्या करती है, सप्लाई टू ऑल वैक्सीन, क्या कर वो भी मतलब सप्लाई ऑल वैक्सीन को सप्लाई करती थी और स्टोरेज करती थी। इसका पीएच लेवल और कैपेसिटी होती है इसकी कितनी होती है, पीएच लेवल को मेंटेन रखती है कौन सा डीप फ्रीजर, स्मॉल डीप फ्रीजर, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है 140 लीटर, जबकि डीप फ्रीजर की कैपेसिटी कितनी होती है हमारी 300 लीटर। इसके बाद में हम देखते हैं कोल्ड बॉक्स। कोल्ड बॉक्स क्या होता है, कोल्ड बॉक्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन्स। जो हमारे आंगनबाड़ी होते हैं उनमें भी कोल्ड बॉक्सेज होता है, तो वो आपने देखा होगा। तो कोल्ड बॉक्स किसके लिए होता है, कोल्ड बॉक्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन। ये क्या होता है, जो वैक्सीन होती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में लिया जाता है। ये मोस्टली अपने आंगनबाड़ी में देखा होगा, और हमारे स्कूल में जब टीके लगते थे तब भी वो कोल्ड बॉक्सेस लेके आते थे। इसके बाद में देखते हैं क्या होता है, वैक्सीन आर केप्ट इन ए कार्टून। वैक्सीन किस में रखी जाती है, कार्टून के अंदर या पॉलीथीन बैग के अंदर, आफ्टर इन प्लेस ऑफ कोल्ड बॉक्सेस। इसके बाद में हम इसको क्या कर देते हैं, कोल्ड बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, एक कार्टून के अंदर, या तो हमारा कार्टून हो गया या पॉलीथीन में बंद करके फिर उसको कोल्ड बॉक्स के अंदर रखकर मतलब सप्लाई करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके बाद में हमारा हो गया वैक्सीन कैरियर। अब देखते हैं कि वैक्सीन कैरियर क्या होता है। वैक्सीन कैरियर क्या हो गया, दे आर यूज्ड फॉर कैरिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन। इसमें क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन, मतलब इसमें केवल और केवल 16 to 20 वायल्स को यूज कर सकते हैं, जो क्या होती है स्मॉल होती है, मतलब कोल्ड बॉक्स से छोटा होता है। फिर लास्ट में हमारा हो गया डे कैरियर। डे कैरियर में क्या होता है, इसमें जो वैक्सीन होती है उनको केवल 1 डे के लिए यूज में किया जाता है। जैसे अलग अलग दिनों के लिए हमारे पोलियो की वैक्सीन लगती है तो वो डे वैक्सीन के यूज में रूप में हमारे डे कैरियर लेके आते थे और लगा के फिर चले जाते थे। और पोलियो वैक्सीन छोटे बच्चों में लगती है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर कैरी वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन। इसमें क्या करते हैं, केवल 6 से 10 वायल्स को यूज में लिया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट काम में आ रहे थे। ये तो हमारे क्या हो गए, इसके सप्लायर यूजेस बॉक्सेस। इसमें सबसे पहला हमारा हो गया कोल्ड रूम, इसके बाद में हो गया हमारा डीप फ्रीजर, डीप फ्रीजर के बाद में स्मॉल फ्रीजर, स्मॉल फ्रीजर के बाद में कोल्ड बॉक्सेस हो गया, कोल्ड बॉक्सेस के बाद में वैक्सीन कैरियर हो गया, वैक्सीन कैरियर के बाद में डे कैरियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट काम में आते हैं, किसके अंदर, कोल्ड चेन के अंदर। तो सबसे पहला इक्विपमेंट है अपना फ्लास्क। फ्लास्क क्या होता है, दे आर यूज्ड फॉर ओनली इफ वैक्सीन कैरियर इज नॉट अवेलेबल। फ्लास्क किसके लिए यूज में किया जाता है, जब वैक्सीन कैरियर नहीं अवेलेबल होता है फ्लास्क के अंदर भी कैरियर के रूप में यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइस पैक। आइस पैक क्या होते हैं, बर्फ के टुकड़े। दे मेड इन फ्रीजर, जो फ्रीजर में बनाए जाते हैं। उसी प्रकार आइस पैक किस में बनाए जाते हैं, फ्रीजर से में बनाए जाते हैं। एंड कीप द वैक्सीन कूल इन कोल्ड बॉक्सेज या कैरियर। इसमें क्या होता है, ये आइस पैक होते हैं वो किस में क्या, जैसे हमने क्या कर रहे थे, वैक्सीन कैरियर ले रहे थे या कोल्ड बॉक्सेज ले रहे थे। कोल्ड बॉक्सेज में हम क्या कर रहे थे, कार्टून ले रहे थे और पॉलीथीन बैग रख रहे थे किसके अंदर, कोल्ड बॉक्स के अंदर। तो कोल्ड बॉक्स में जब वैक्सीन्स को रखा जाता है तो उसमें क्या रखे जाते हैं, आइस पैक रखे जाते हैं। आइस पैक से क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है, किसका, वैक्सीन्स का, जो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए वो मेंटेन रहता है। इसके बाद में आ गया हमारा रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर। रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर अलग अलग चीज़ें होती है। रेफ्रिजरेटर हो गया हमारा फ्रिज, रेफ्रिजरेटर क्या हो गया हमारा फ्रिज। और फ्रीजर क्या होता है, फ्रीजर वो ऊपर वाला बॉक्स होता है जिसमें बर्फ जमती है, उसको बोलते हैं फ्रीजर। और रेफ्रिजरेटर हो गया हमारा फ्रिज। तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वैक्सीन स्टोरेज। जो वैक्सीन का स्टोरेज होता है उसमें फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर होता है, उसका सबसे मोस्ट कंपोनेंट होता है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो वैक्सीन फॉर पोलियो, मीजल्स, बीसीजी स्टोरेज इन फ्रीजर। जो हमारे वैक्सीन होती है कौन कौन सी, और ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन वाली, मीजल्स मतलब एमएमआर वाली और बीसीजी वाली, वो किस में स्टोरेज होती है, फ्रीजर। फ्रीजर मतलब जिसमें हमारे को बहुत कम टेम्परेचर रखा जाता है उसमें रखी जाती है। कौन कौन सी वैक्सीन, पोलियो हो गया, मीजल्स हो गया और बीसीजी हो गया। और जो अपना एक था फ्रीजर हो गया। अब रेफ्रिजरेटर में कौन कौन सी रखी जाती है, हाउ एवर वैक्सीन फॉर टाइफाइड हो गया या डीपीटी मतलब डिप्थीरिया वाली हो गई या टिटनेस वाली हो गई, आर स्टोरेज रेफ्रिजरेटर। ये किस में स्टोरेज रखी जाती है,
रेफ्रिजरेटर में, जबकि अपने पोलियो, मिजलियस और बीसीजी वाली किस में रखी जा रही है, फ्रीजर के अंदर। और डीपीटी, टाइफाइड और टिटनेस की वैक्सीन किस में रिस्टोर की जा रही है, रेफ्रिजरेटर के अंदर। क्योंकि क्या होता है, दे शुड नॉट अलाउड फॉर फ्रीजर, मतलब ये इसको फ्रीज करना अलाउ नहीं होता है। कौन कौन सी को, टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस के इंजेक्शन हो गए। अब हम देखते हैं, हमने पढ़ लिया है क्या इक्विपमेंट ऑफ कोल्ड बॉक्स, जो कौन कौन से इक्विपमेंट काम में आते हैं। इसमें आ गया अपने रेफ्रिजरेटर आ गया, फ्रीजर आ गया, और आइस पैक्स आ गए, हमारे फ्लास्क आ गया। ये तो इसके क्या हो गया, इक्विपमेंट हो गए। और हमने क्या देखा है कि इसमें कौन कौन से जो कोल्ड चेन में बॉक्स होते हैं वो कौन कौन से सप्लायर होते हैं। एक हो गया हमारा स्मॉल बॉक्स डीप जो फ्रीजर होता है। एक अपना हो गया जो डिस्ट्रिक्ट केवल 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट में बचे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड रूम। डीप फ्रीजर हो गया, कोल्ड बॉक्सेस हो गया, वैक्सीन कैरियर हो गया, और डे कैरियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन। हम कोल्ड चेन का क्या महत्वपूर्ण है, क्या मतलब कोल्ड चेन का क्या महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं, वैक्सीन आर सेंसिटिव बायोलॉजिकल सब्सटेंस होती है। वैक्सीन क्या होती है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस होती है, जो कि वैक्सीन आर सिंथेसिस्ड बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट कैन लूज देयर पोटेंसी एंड इफेक्टिवनेस। जो क्या कर जाती है, लूज की जाती है, मतलब कम की जाती है उसकी पोटेंसी मतलब प्रभावता को, और इफेक्टिवनेस को उसको कम की जाती है। इफ दे आर एक्सपोज्ड, अगर ये एक्सपोज्ड हो किससे, हीट और डायरेक्ट सनलाइट। अगर इसको क्या करें हम, हीट और डायरेक्ट सनलाइट में रख दिए तो क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। और फ्लोरोसेंस लाइट, या तो हम किसके अंदर, हीट के अंदर, या डायरेक्ट सनलाइट या फ्लोरोसेंस लाइट होती है उसके अंदर रखे तो ये क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। यदि हम इनको हीट के अंदर या डायरेक्ट सनलाइट या फ्लोरोसेंस लाइट के अंदर रखे तो क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। द इम्यून रेस्पॉन्स वैक्सीन कैन रिजल्ट इज, जो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स होता है किसका, वैक्सीन का, कैन रिजल्ट इन रिड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, इंक्रीज लोकल इन्फेक्शन। जो हमारा, जैसे हम अगर वैक्सीन को क्या करते हैं, हीट के अंदर रखते हैं, हीट मतलब धूप हो गया, या फिर हमारी हो गई डायरेक्ट सनलाइट में हम रखते हैं, या फिर फ्लोरेंसेंस लाइट के अंदर रखते हैं, तो क्या होती है, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और एक्सपोज हो जाती है, जो क्या कर सकती है, हमारे लोकल इन्फेक्शन को इंक्रीज कर सकती है। जो कम करने की जगह हमारे लोकल इन्फेक्शन उनको इंक्रीज कर सकती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको कोविड वैक्सीन का। जैसे ये कोई पर्सन है, वो कोविड पॉजिटिव है, तो उसके अंदर हमारे को वैक्सीन क्या करानी है, मतलब एक कोल्ड स्टोरेज में करवा कर फिर उसको वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवानी है। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको जो वैक्सीन है उसको क्या करेंगे, हम हीट के संपर्क में लेके आएंगे, या फिर हम उसको डायरेक्ट सनलाइट दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है हमारा, कि वो वैक्सीन है जो उसको वो कोविड हो रहा था लेकिन कोविड और ज़्यादा कर सकता है। कोविड पॉजिटिव हो रहा था लेकिन उसका कोविड पॉजिटिव और ज़्यादा कर सकता है, मतलब जो लोकल इन्फेक्शन है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब ये हमारा हो गया कोल्ड चेन का टॉपिक खत्म। अब हम इसके बाद में देखते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस प्रकार से होता है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का क्वेश्चन भी बार बार आता रहता है, तो हम देखते हैं कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है। में 1974 WHO अनाउंस्ड इन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन ऑफ वर्ल्ड अगेंस्ट 6 किलर डिजीज। तो मई के अंदर 1974 के अंदर WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को अनाउंस्ड किया है, किसके लिए, बच्चों के लिए, जो कौन सी 6 किलर डिजीज होती है। उसके लिए हमारे कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई हमारी डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, एक हो गया हमारी पर्टूरिसिस, एक हो गई टिटनेस, पोलियो एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स वाली, ये हो गई। अब हम इसका देखते हैं प्रोग्राम किस प्रकार से किया जाता है। तो ये हो गया किसका, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का प्रोग्राम। सबसे पहले एज, मतलब इस एज के अंदर ये लगती है, ये वाली वैक्सीन लगती है, ये डोज होती है, और ये अपना रूट होता है। कौन सा रूट हो गया, जैसे IM होता है, ID होता है, ओरल रूट होता है, सबक्यूटेनियस होता है, IV होता है। जो पेरेंटल रूट होते हैं वो मोस्टली 4 रूट होते हैं। कौन कौन से, IV, IM, ID और SC। IM कौन सा हो गया, इंट्रामस्कुलर, ID कौन सा हो गया, इंट्राडर्मल, और SC कौन सा हो गया, सबक्यूटेनियस, और IV कौन सा हो गया, इंट्रावेनस। तो सबसे पहले देखते हैं हम एज मतलब एट बर्थ के टाइम कौन कौन सी वैक्सीन यूज में लेते हैं, BCG वाली और ओरल पोलियो वैक्सीन वाली। तो BCG
कितनी क्वांटिटी में दी जाती है हमारे को 0.05 ml में, और ये किस रूट द्वारा दी जाती है, इंट्राडर्मल रूट से। और नेक्स्ट हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन कितने 2 ड्रॉप दिए जाते हैं, और ये कौन से दिए जाते हैं, ओरली। ओरली मतलब डायरेक्ट मुंह के अंदर। अब हम देखते हैं एट बर्थ। अब एट बर्थ का टाइम तो ये हो गया जब बच्चा पैदा होता है। अब हो गया 6th वीक के अंदर। 6th वीक के अंदर कौन सी दी जाती है, जब हमारे को बर्थ के अंदर BCG वाली अवेलेबल नहीं हो रखी हो, 6th वीक के अंदर हम दे सकते हैं। अगर ये हमारे को 8 बर्थ का टाइम दे दिए तो हमारे को 6th वीक में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 8 बर्थ के टाइम में BCG मतलब नहीं थी या फिर नहीं दी गई है तो हमको इसको कब दे सकते हैं, 6ठे वीक के अंदर दे सकते हैं। BCG हो गया इफ़ नॉट गिवन इन बर्थ, यदि बर्थ के अंदर नहीं दी गई है तो वही क्वांटिटी रहेगी 0.05 ml, और वही रूट हो गया हमारा ID इंट्राडर्मल। अब देखते हैं हम 5th वीक के अंदर, मतलब ये तो अगर हम क्या कर रहे थे, BCG अगर नहीं दे रहे तो फिर उसको 6th वीक के अंदर देंगे। अब 5th वीक के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है चिल्ड्रन को, सबसे पहले हो गए हमारे ओरल पोलियो वैक्सीन और DPT और हेपेटाइटिस की। अब ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा दी जाती है, कितना डोज दिया जाता है, 2 ड्रॉप। और DPT का डिप्थीरिया फर्स्ट, डिप्थीरिया की कौन सी होगी, फर्स्ट वैक्सीन, और ये भी हेपेटाइटिस की फर्स्ट वैक्सीन। इसकी क्वांटिटी कितनी होती है 0.5 ml, और हेपेटाइटिस की भी 0.5 ml। ये किस रूट द्वारा दी जाती है, IM रूट मतलब इंट्रामस्कुलर, और हेपेटाइटिस भी IM इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। अब ये हो गया हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन और DPT और हेपेटाइटिस का फर्स्ट। अब हम देखते हैं कि जो 10th वीक हो गई, 5th 10th, ये याद रखना है 1 5 10, मतलब 1 5 10, ये ट्रिक है याद करने की। 1 5 10 15, 15 से याद रखना 14, 1 5 10 14। तो पहले में कौन कौन सी, ओरल पोलियो वैक्सीन और BCG, और 5वें में कौन कौन सी, ओरल पोलियो वैक्सीन, DPT, हेपेटाइटिस। इसमें भी सेम दी जाती है, लेकिन इसमें कौन सी डोज दी जाती है, इसकी फर्स्ट डोज दी जाती है, ये हो गई हमारी फर्स्ट डोज तीनों की, किसकी, OPV की, DPT की और हेपेटाइटिस की। ये हमारी क्या हो गई सेकंड डोज, जो कौन से वीक में दी जाती है, 10th वीक के अंदर। ओरल पोलियो वैक्सीन, DPT हो गया, और हेपेटाइटिस की सेकंड डोज। वही डोज रहेगा हमारा 2 ड्रॉप 0.5 ml 0.5 ml। और ओरल पोलियो वैक्सीन किस रूट द्वारा, ओरली रूट द्वारा, और जो हेपेटाइटिस की और DPT की है वो IM रूट द्वारा दी जाएगी। इसके बाद में हमारा 14th वीक में कौन कौन सी, वही वैक्सीन दी जाएगी, कौन सी, ओरल पोलियो वैक्सीन, DPT और हेपेटाइटिस। लेकिन इसका कौन सा डोज दिया जाएगा, थर्ड डोज, डोज नंबर 3 हो गया। ओरल पोलियो वैक्सीन, DPT और हेपेटाइटिस के 3 डोज दिए जाते हैं, ठीक है। इनके और डोज भी लगते हैं, उनको हम बोलते हैं बूस्टर डोज। अब देखते हैं कि ये वही जो हमारा डोज होगा या क्वांटिटी होगी वो सेम ही रहेगी। ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 ड्रॉप, ये DPT की 0.5 ml और हेपेटाइटिस की 0.5 ml, और रूट भी सेम ही रहेगा। ओरल पोलियो वैक्सीन का ओरली रूट, और हेपेटाइटिस और DPT का IM रूट। अब हम देखते हैं 9th मंथ के अंदर। 9th मंथ के अंदर कौन सी देते हैं, MMR का वैक्सीन। MMR क्या होता है, मीजल्स मीन्स रूबेला। इसकी कितनी डोज दी जाती है 0.5 ml, और ये किस रूट द्वारा दी जाती है हमारे को, SC मतलब सबक्यूटेनियस रूट द्वारा, ये भी एक पेरेंटल रूट है। अब लास्ट है हमारा 16 से मतलब अपने 16वें या 18वें मंथ में कौन सी दी जाती है, ये हो गया हमारा 1.5 साल, 1.5 ईयर में कौन सी दी जाती है, DPT और ओरल पोलियो वैक्सीन के क्या दिए जाते हैं, बूस्टर डोज दिए जाते हैं। बूस्टर डोज फर्स्ट में जो DPT है उसकी सेम ही क्वांटिटी रहेगी 0.5 ml, और किस रूट द्वारा, IM इंट्रामस्कुलर, और ओरल पोलियो वैक्सीन के 2 ड्रॉप ओरली रूट द्वारा। अब नेक्स्ट है हमारा जो 5 ईयर में दी जाती है। 5 ईयर में क्या दी जाती है, जो हमारे 1.5 साल में दिए जा रहे थे DPT और ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर डोज फर्स्ट, वो 5 ईयर में कौन से दिए जाते हैं, बूस्टर डोज सेकंड, किसके, ओरल पोलियो वैक्सीन और DPT डिप्थीरिया के। अब क्या ये भी सेम क्वांटिटी में दी जाती है, सेम डोज में दी जाती है, 0.5 ml DPT दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन 2 ड्रॉप, और ये हमारी हो गई रूट, इसका हो गया IM और ओरली रूट। अब लास्ट है हमारी एट 10th ईयर। 10th ईयर में कौन सी दी जाती है, टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है,
जिसकी क्वांटिटी कितनी होती है 0.5 ml, और ये किस रूट द्वारा दी जाती है मेरे को IM, इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कोल्ड चेन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा था, कोल्ड चेन क्या होता है, उसके बाद में हमने देखा था कोल्ड चेन में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज में आते हैं और कोल्ड चेन के अंदर कौन से सप्लायर बॉक्सेस यूज में आते हैं। इसके बाद में हमने देखा था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल WHO ने कब ऑर्गेनाइज किया था 1974 के अंदर। इसमें 6 किलर डिजीज को मोस्टली मान्यता दी है। इसके बाद में हमने देखा है कि जो बच्चा होता है उसको मतलब बर्थ से 10th ईयर तक कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कौन कितना डोज दिया जाता है उसका, और कौन से रूट द्वारा दी जाती है, वो हमने देखा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।